मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल हैं आपके? क्या आप सब बढ़िया हैं, बेहतरीन? आओ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। देखो मेरे बच्चों, कहानी ये है, हम कर रहे हैं प्रैक्टिस मेंसुरेशन 2D की। लेकिन उसमें बहुत सारी जगह ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस भी यूज़ हो रहे होंगे। ज्योमेट्री की भी प्रैक्टिस अपने आप होती चली जाएगी। और ये प्रैक्टिस बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो यूनिक यूनिक से क्वेश्चन हैं जितने अभी तक एग्जाम में है, वो मैं आपको एक बार करा दूंगा, तो आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर हो जाएगा और बड़ा अच्छा लगेगा मुझे भी और आपको भी सुन के समझ के इन चीज़ों को। ठीक है, तो आइए करो सवाल। देखिए मेरे बच्चों, ये भी मीन्स का क्वेश्चन है 2018 का ही, यानी 2017 में जो 2018 में हुआ। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खतरनाक सवाल। अगर मैं समझदार हूँ और मैं इस बात को जानता हूँ कि ये साइड 12 है, ये साइड 12 है, तो ये साइड होगी √3a, यानी 12√3। ये भी 12√3, ये भी 12√3, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी और एस क्यू यू का जो क्षेत्रफल होगा वो ये होगा √3/4 ए स्क्वायर, यानी 12√3 का, और यानी 12√3 गुना 12√3। तो 4×3 = 12, √3 से क्या 3, 3×3 = 9, 12 में 108 √3, 108 √3 हमारा आंसर। मानते हैं या नहीं मानते? पक्का? एक बात और भी मैं आपको कहना चाह रहा हूँ यहाँ। क्या? ये तो एक सीधा सीधा आंसर निकल गया, 108 √3। ठीक है, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर ये साइड ए है तो ये वाली साइड √3a होगी। ये साइड मेरे बच्चों √3a होगी, इसमें कोई दो राय आपके नहीं होनी है ना। मैं यहाँ पे आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ, सिखाना चाह रहा हूँ कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर मैं इसे सेंट्रोइड मान लूँ, तो सेंट्रोइड से ट्रायंगल को ऐसे मिलाओगे वर्टेक्स को, तो ये 3 इक्वल एरिया में बांटता है। मानते हैं कि नहीं मानते? अब ये सार हो जाएगा इस पूरे पोर्शन का, जो आप समझ पाएंगे कि अगर ये 3 इक्वल एरिया में बांटेगा तो ये एरिया एक है, तो ये एरिया भी एक होगा, ये एरिया भी एक। और मैंने बताया था कि ये एक रेगुलर वो बनाएगा, रोम्बस, ये एक समचतुर्भुज बनाएगा, ये एक समचतुर्भुज बनाएगा, और ये समचतुर्भुज का डायगोनल होगा, दो बराबर भागों में बांटेगा। तो ये एरिया भी एक होगा, ये एरिया भी एक होगा, ये एरिया भी। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि सेंटर से इन वर्टेक्स को मिला दे और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल खींच दे, तो ये 6 बराबर क्षेत्रफलों में आपको बांट के देगा। एक 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 एक, इस प्रकार से 6 समान क्षेत्रफलों में आपके क्वेश्चन को बांट के दे देगा, और इसमें मुझे लगता है आपको कोई दो राय नहीं होगी। दूसरी बात, अगर मैं अब एक काम और करूं कि इसको इससे मिला दूं, इसको इससे मिला दूं, इसको इससे मिला दूं, आए ना? तो ये एरिया एक आएगा, ये एरिया भी एक आएगा, ये एरिया भी एक आएगा, ये एरिया भी एक आएगा। आया ना? क्लियर है? इस तरह से भी बांट दोगे तो ये बराबर बराबर एरिया आएंगे, 12 इक्वल। तो आप माइंड को सेट करके चलिए, जैसे भी करना चाहें। क्या कि अगर मैं सेंटर से सारे वर्टेक्स मिला दूं, दूसरा ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर दूं, तो इस तरीके से ये 12 बराबर क्षेत्रफल बनेंगे। तो जैसे मर्जी सवाल आपसे पूछ ले, आप आसानी से निकाल दें। बहुत बार क्या होगा, साइड दे रखी होगी, रेशियो पूछ लेगा, कह देगा जी इस वाली ट्रायंगल का, इस वाली ट्रायंगल का, इस वाली ट्रायंगल से एरिया का रेशियो बताओ। आप साइडों की लेंथ में लगे रहेंगे, उतने की जरूरत नहीं। आप समझना है, ये एक और एक दो हो गया, ये एक 2:1 है। हाँ है ना? तो समझने की तरफ ध्यान दो, रटने की तरफ नहीं। आइए पढ़िए भाई, कोशिश करिए।
देखिए यार, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, पी भुजा ए बी पर एक बिंदु है, जैसा कि दी गई आकृति में दर्शाया गया है। डीपी 13, डीपी सो ये 13, सीपी 10 है, बीपी 6, बहुत सुंदर, बीपी 6। आप अच्छे से समझते हैं, अगर ये 6 है, ये 10 है, तो ये क्या होगा, 8 होगा, है ना। मानते हैं कि नहीं मानते? एक बार ध्यान से देखिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। हैं। पढ़ो जी। पूछ रहा है आपसे कि एपी की लेंथ बताओ, तो कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं, रेक्टेंगल है, तो ये भी 8 होगी, ये 13, ये निकाल देंगे तो भाई। 13 का वर्ग 169, 8 का वर्ग 64, 169 में 64 गया, 105 रूट 105 आंसर आना चाहिए, है तो वही। ये आपका मीन्स का क्वेश्चन है। ये मीन्स में कुछ अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो कुछ हल्के भी फेंकता है। करिए। बच्चे कह रहे थे कि सर पॉलीगन खत्म हो गया क्या? भाई पॉलीगन बहुत बड़ी चीज़ है, कभी खत्म नहीं हो सकता, कोई टीचर नहीं खत्म करा सकता। टीचर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता सकता है, उसका सवालों की प्रैक्टिस करोगे तभी अच्छे से समझ आएगा। अब तो हम आप लोगों के लिए सवालों की प्रैक्टिस भी करा के दे रहे हैं, so that you will feel easy। हम आपको हर तरीके का खाना आपके मुंह में डाल के दे रहे हैं, अब तो बस आपको चबाना है। थोड़े दिन में कंपटीशन इतना आ जाएगा कि हम एक जबड़ा आपका यहाँ से पकड़ेंगे कि असो चबाना भी हम ही सिखाएंगे तुमको, बस फिर तुम्हें निगलना होगा। मतलब गधों, इतना सब कुछ मटेरियल मिल रहा है, वो भी 1999 रुपये फीस में। इसके लिए कहाँ तुम 2-2 लाख रुपए खर्च करते थे, साल भर रुकते थे मुखर्जी नगर में, एक बार क्लास देखने को मिलती थी, दोबारा उस क्लास को देख नहीं पाते थे, छूट गई तो क्लास कराओ। तब तो सब मौके मिल रहे हैं, फायदा उठाओ, सिलेक्शन लो। कहता दी गई आकृति में पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। एस और टी क्रम से पी क्यू पी आर के मध्य बिंदु है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए यार, अगर ये मिड पॉइंट है मेरे बच्चे, अगर ये मिड पॉइंट है, तो आप अच्छे से इस बात को जानेंगे कि इसका एरिया 2 है तो इसका एरिया 1। हाँ है ना, ना सॉरी, साइड की लेंथ का रेशियो 2:1। वरना मारो गोली यार, तुमने तो सारी चीज़ें पढ़ी रखी। क्या पढ़ आपने ये रखी होगी कि भैया, क्या बताऊँ, क्या पढ़ रखा है तुमने? पढ़ाता हूँ दोबारा। पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, तो आप कहोगे जी √3/4 a²। तो 12 × 12, 12 × 12, ये आया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, है ना। अब एस ओ टी इसके मिड पॉइंट, अगर मिड पॉइंट है मेरे दोस्तों तो ये मध्य बिंदु है, तो वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाओगे, मीडियन कहलाएगी। वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाओगे, मीडियन कहलाएगी। मानते हो कि नहीं? मान, बहुत सुंदर बात है। दूसरी बात, जहां दोनों मीडियनें आपस में मिलती हैं वो पॉइंट आपका सेंट्रोइड कहलाता है। इस बात का अर्थ ये भी निकला कि वर्टेक्स से सेंट्रोइड को मिलाओगे, वर्टेक्स से सेंट्रोइड को मिलाओगे मेरे बच्चे, तो ये ट्रायंगल को 3 इक्वल एरिया में बांटता है। मतलब ये एरिया एक, ये एरिया एक और ये एरिया एक। हमें तो ये एरिया चाहिए, यानी 1/3 चाहिए, पूरी ट्रायंगल के एरिया का 1/3 चाहिए, तो गुना 1/3। 3 से काटा, 18 है, 12, 12 3 36, तो 12√3 आपका आंसर। दैट इज योर, हाँ है ना। भैया जी, कहता है एक समबाहु त्रिभुज है,
ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है मेरे बच्चों। साइड के नाम ABC। ध्यान ये रखिए कि हर एक एंगल इसका 60-60 डिग्री का। कह रहा है जी इसके कोनों को काट के एक रेगुलर हेक्सागन बनाया। ऐसे रेगुलर हेक्सागन बना, मैं बड़ा सा बना देता हूँ। हाँ जी, ये रेगुलर हेक्सागन है। आप इस बात को जानते हैं कि हेक्सागन का एक्सटर्नल एंगल होता है 60 डिग्री, यानी ये भी कोण 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, और ये 60 डिग्री ऑलरेडी था। इसका मतलब ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी, मतलब ये साइड ए है तो ये भी ए होनी है, ये भी ए। हेक्सागन की सारी साइडें बराबर है। तेरी का इसी तरह से ये 60 होगा, ये 60, तो ये भी ए, ये भी है ना। महसूस करना जरूरी है, तब सवाल निकलेगा। अब कह रहा है जी समषष्टभुज के क्षेत्रफल और त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना परसेंट। यार एक बात बताओ, कुछ भी मत दिमाग दौड़ाओ, सिर्फ ईमानदारी से सोचो। तुमने ये बात अच्छे से पढ़ी है कि हेक्सागन के सेंटर को अगर वर्टेक्स से मिलाओगे तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है, और इन सारी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड भी ए ए होनी है, इसकी भी ए है, इसकी भी ए है, इसकी भी है। तो ये सारे एरिया आपस में बराबर होनी है। ये एक है तो ये भी एक 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 एक। तो टोटल एरिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल एरिया है किसका 9। उसमें से किसका पूछा था, षटभुज का क्षेत्रफल। तो षटभुज का क्षेत्रफल बना 6। एक का कितने प्रतिशत है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 9। त्रिभुज का ना पूरी ट्रायंगल के एरिया 9 है, तो हेक्सागन के एरिया 6 है, तो ये आया 2/3, माने 66 सही 2/3%, यानी 66.66%। कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, कोई दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा सोचिए काम हो जाएगा। बहुत सारे सवाल दे दिए इन्होंने फिर हेक्सागन पे। करो जी। देखिए यार, कह रहा है एक समषष्टभुज आधार वाले प्रिज्म की सॉरी भाई इसको छोड़ दो, क्योंकि ये 3D का आ गया, मेंसुरेशन 3D का आ गया। इस पे आ जाइए, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है।
देखिए बहुत ही खूबसूरत सवाल। बस आप पढ़ लीजिए, एक्स से 7 सेंटीमीटर है, ये लेंथ 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस सवाल में बड़ा तहलका मचा था जब ये क्वेश्चन पेपर में आया। देखिए ये लेंथ है बाबा 7 सेंटीमीटर, ये लेंथ भी है 7 सेंटीमीटर। आप कहें ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि ये 4 इक्वल डायमीटर के सेमी सर्कल है। मेरे बच्चों इस बात का अर्थ ये निकालो कि इस पूरे सर्कल की जो रेडियस है, इस क्वाड्रेंट की, चतुर्थ क्वाड्रेंट की जो रेडियस है वो है 7 और 7 14, है ना। तो इसका एरिया जो होगा पूरे पोर्शन का वो होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, 14 का वर्ग। ये बनेगा मेरे बच्चों इस क्वाड्रेंट का एरिया। अब क्या करिए इसमें से, अब इसमें ये करिए आप कि देखो यार, एक सर्कल ये पूरा ले लो, मतलब आधा सर्कल ये हो गया, आधा सर्कल ये हो गया। अब यहां से इसके बीचों बीच से एक लाइन ऐसे खींच दे रहा हूं, एक लाइन ऐसे, तो 1/4 यहां हो गया, 1/4 यहां हो गया। ध्यान देना मेरी बात पे भाई, आधा सर्कल ये हो गया, आधा यहां हो गया, 1/4 यहां हो गया, 1/4 यहां। रेडियस सबकी सेम है, डायमीटर सबके साथ है, तो रेडियस 7/2 बनी। तो मैं कहूं कि इन तीनों का 1 2 3 4 चारों का टोटल एरिया क्या बनोगे, तो कहोगे आधा और आधा 1 और 1/4 आधा, यानी 1.5, माने 3/2 सेमी सर्कल बन गए। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर का मतलब है ना 7/2 कवर। और ऐसे कितने बन गए? 3/2, 1.5 बन गए ना। भाई एक सेमी सर्कल का इतना था, तो 3/2 का कितना हुआ? एक सर्कल का एरिया इतना होता था, तो 3/2 सर्कल का एरिया कितना? बात समझ पा रहे हैं कि नहीं भाई? एक सर्कल के एरिया पाई आर स्क्वायर था, हमारे पास कितने सर्कल बन गए? 1.5 सर्कल, ये आधा और आधा, एक तो पूरा, और 1/4 का 1.5। अब आते हैं जी यहाँ, गौर से देखोगे तो बेटा ये एक स्क्वायर बनेगा, ये राइट एंगल पे काट रहा है, ये राइट एंगल होगा, ये राइट एंगल होगा। ये 7.5 है, आप कहें कैसे? क्योंकि डायमीटर 7 है तो रेडियस 7.5, 7.5 मतलब 7/2 कह लो। तो ये एक वर्ग बना, इस वर्ग का एरिया निकाल लो। तो बेटा मैंने क्या करना है, इस वर्ग का एरिया निकाल देना है। तो वर्ग का एरिया 49/4, 49/4 है ना। अब ये बना टोटल एरिया किसका, जो ये सफेद जगह दिख रही है, ये पूरे एरिया में से एरिया घटा देता है। तो -3/2 पाई 49/4 जमा 49/4। यही बात है दोस्तों, कुछ और बात है? आप कहेंगे जी यही बात है सर। अब उठाते हैं सवाल को दोबारा से, कैसे करें जी। इसको सोल्व करोगे तो यहाँ 4 है, यहाँ 4 से करोगे, यहाँ लिख ही देता हूँ मैं, ये बना 14 का वर्ग होता है 196/4 पाई, यहाँ बना 147 पाई। अच्छा पाई में तो आंसर नहीं दे रखा ना, अगर पाई में नहीं दे रखा तो करो क्या कि पाई भी निकाल दो, मतलब पाई को भी लेके सोल्व कर दो। 196 पाई का मतलब 22/7/4, यहाँ 147 पाई तेरी 22/7, और ये पूरे में से माइनस होगा तो ये भी माइनस होगा, माइनस में /8 था, 49/4। भाई अब ये सारी चीज़ें आपको सोल्व करनी पड़ेगी, जो कटता है पहले काट लो। 7 से काटोगे 7 दूनी 14, 7 8 56, 4 7 28, हाँ है ना। यहाँ काटेंगे तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7 21, 2 चौक 8, 2 11 22, और यहाँ 49/4। अब क्या करो, एलसीएम ले लो, 4 आएगा, ठीक है, वरना उसकी भी जरूरत नहीं, सोल्व कराता हूँ मैं तुम्हें। 22 गुना 7 ही बचा था ना यार, तो देखो 22 गुना 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 154। इसको सोल्व करोगे तो 11 गुना 21 करोगे, 2 एकम 2 1 2 1 3, तो 231/4 करोगे, तो ये आया 4 5 20, और 4 7 28, 4 7 28,
अरे 4×5 = 20 तो हो गया, बचा 3, 4×7 = 28, 2 बचा, 4×5 = 20, 20 देखो 4×5 = 20 हो गया, ठीक है। बचा 3 भाई, मतलब ये 30 हो गया, 4×7 = 28, 3 बच गया, 3 बच गया तो 4×7 चल जा रहा क्या, चल हाँ हो तो गया, 4×7 = 28 और 4×5 = 57.75, तो ये हो गया। इसे करोगे तो 11×4 = 44, 12×4 = 48, 12.25 ये हो गया। अब इनको जोड़ोगे तो 5×5 = 10, ये 1 हो गया, 7×2 = 9 और 1 = 10, 5×1 = 6, 1 = 7, 70 ये हो गया। तो इसमें से 70 घटा दो भैया, तो ये आ जाएगा 74, ये मेरा आंसर हो गया। 8, 7, 15, 84, 84 मेरा आंसर आ गया। यानी शेडेड पोर्शन का जो एरिया मेरे बच्चों कितना आएगा, 84। हाँ है ना। कैलकुलेशन आप इसे कैसे भी बैठा सकते हैं, कहीं पे भी सोल्व कर सकते थे कैलकुलेशन को, एलसीएम लेके, पाई कॉमन लेके, जैसे आपका दिल करे। आइए जी, करो भैया। देखिए यार, वाहियात किस्म का सवाल है। कह रहा है एक आदमी इतने की स्पीड से दौड़ रहा है, एक वृत्ताकार बगीचा जिसकी त्रिज्या 350 मीटर है को पार करने में व्यक्ति द्वारा कितना समय लगेगा। ये यानी ये कोई बगीचा है, इसकी रेडियस दे रखी है, तो आप इसकी सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे, सरकमफ्रेंस आ जाएगी, मतलब डिस्टेंस निकल के आ जाएगी, डिस्टेंस दे रखी है, स्पीड दे रखी है, टाइम निकाल देना यार आंसर। भाई रेडियस आ गई तो सरकमफ्रेंस आ जाएगी ना, सरकमफ्रेंस का मतलब उतनी दूरी उसको चलनी है। करिए जी, बहुत प्यारा सवाल है। देखो यार, हम कई तरीकों से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। आप ये बताओ मुझे बस कि अगर बेटा ये कोई ट्रेपीजियम है, मान लीजिए ये कोई ट्रेपीजियम है, ठीक है, और ये वाली कोई ट्रेपीजियम है समलम चतुर्भुज, ये दोनों आमने सामने एक भुजाएं पैरेलल है, और ये साइड की लेंथ है ए, ये साइड की लेंथ है बी, और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अगर इनके मिड पॉइंट मिला दें, इधर का भी मिड पॉइंट ले लें, इधर का भी मिड पॉइंट ले लें, तो इसकी लेंथ क्या होगी। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, इसकी लेंथ a+b/2 होनी, ठीक है जी, इसकी लेंथ a+b/2 होनी है अगर ये मिड पॉइंट है। तो गौर से देखते हैं तो आप जानते हैं कि ये लेंथ क्या होनी है। तो अगर साइड 12 है तो ये 12 है, तो ये लाल वाली 24 होगी, क्यों, क्योंकि सेंटर से ये भी 12, ये भी 12, इक्वल डिस्टेंस बनाता है ना सेंटर से वर्टेक्स की। तो ये 24 है, ये 24 है, ये इस साइड के मिड पॉइंट मिला रहे हैं, तो ये क्या होगी, a+b/2, यानी 24 और 12 का जोड़ कितना हुआ, 36, 36 का आधा 18,
तो ये साइड होगी भाई 18, ये साइड मेरे बच्चों क्या हो जाएगी 18। अरे हाँ है ना, अगर ये साइड 18 है तो बस फिर तो काम हो गया तुम्हारा। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर 18 × 18, 2×2 = 4, 2×18, 2×18, 9×81 √3। ये मेरा आंसर। करिए जी, बहुत ही प्यारा सवाल है। देखिए यार, बहुत ही भयंकर सवाल है, बिल्लू भयंकर टाइप क्वेश्चन है भाई। कह रहा है एक समषष्ठभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो उनके परिमाप का वर्ग के परिमाप के साथ क्या अनुपात होगा। देखिए यार, अगर आप सवाल समझ ही गए हैं तो जरा देखिए। सवाल में कह रहा है कि एक समषष्ठभुज का एक वर्ग, ये कोई वर्ग है, और एक समषष्ठभुज है, ये वाली समषष्ठ, इसकी साइड ए है और इसकी साइड मान लीजिए बी। तो आप जानते हैं इन दोनों के एरिया का रेशियो क्या होगा भाई। इसका एरिया होना है 3√3/2 ए स्क्वायर, तो इसका एरिया होना है 20 स्क्वायर। यही तो कह रहा है कि दोनों के एरिया आपस में बराबर है। तो यहाँ से मेरे बच्चों, अगर मैं a²/b² आपसे पूछ बैठता तो आप बताते 2/3√3। क्या किसी भैया को कोई आपत्ति है? क्या किसी भाई को कोई संदेह है? बोलो भाई, हाँ या ना? नहीं है। अगर कोई संदेह नहीं है तो अब आपसे पूछा क्या, उस पर चर्चा करते हैं। तो पूछा है समषष्ठभुज के परिमाप का वर्ग के परिमाप के साथ अनुपात बताइए। तो अगर पेरीमीटर का रेशियो पूछा है तो कैसे निकाला जाए। मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर देता हूँ। आप कहे सर क्यों कर दे रहे हो स्क्वायर रूट? इसका फायदा है, यहाँ a/b का रेशियो निकल के आ जाएगा √2/3√3। अब हमारे पास आ गया साइड की लेंथ का रेशियो। हमें क्या चाहिए, इनके पेरीमीटर। तो भाई रोम्बस की ना, इसकी हेक्सागन की कितनी साइड है, 6। तो अगर हेक्सागन की 6 साइडें हैं तो इसका पेरीमीटर हो गया 6 है, और स्क्वायर की कितनी साइड है, 4, तो इसका पेरीमीटर हो गया 4 है। तो इसे 6 से गुना कर देते हैं, इसे 4 से गुना कर देते हैं। ये आ गया इनके पेरीमीटर का रेशियो।
अब दिक्कत ये है कि ये किसी ऑप्शन में दे नहीं रखा है, हाँ है ना। यानी वो यहाँ पे भी आपसे मेहनत करवाना चाह रहा है, या फिर ऑप्शन को सिंप्लीफाई करो। तो पहले तो इसे काट लो, दो दूनी चार, दो तिया छः। अब क्या करो, तीन, तीन रूट तीन से ऊपर कर दो, तीन रूट तीन से ही नीचे। तो ऐसा करोगे तो ये तीन रूट दो तो आ ही गया, गुना में तीन रूट तीन आ गया। और यहाँ जब देखोगे तो यहाँ कट के कितना बचा था, दो। इसको इससे करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, तो दो तो था ही, गुना में तीन आ जाएगा, गुना में रूट तीन आ जाएगा, आए ना। तो तीन से तीन कट गया, समझ रहे हो, तीन से तीन कट गया। अब भाई मेरे, अब आपको कुछ नहीं करना, रूट टू को रूट तीन से गुना करोगे अंदर, तो ये आ जाएगा आपका सिक्स रूट थ्री आना, और नीचे आ जाएगा टू रूट थ्री। बस ये आंसर, डी ऑप्शन आपका आंसर दे देगा। अगर आपको उसको काटने पीटने में दिक्कत है कि सर रूट टू को आप थ्री रूट थ्री से कैसे मल्टीप्लाई किए, तो आप ये बताइए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट टू इंटू में रूट थ्री इंटू रूट में रूट थ्री, ऐसे तो लिख सकते हैं इसको। तो रूट टू को रूट थ्री से क्या, रूट सिक्स, तो रूट सिक्स इंटू में रूट थ्री, तो इसको लिख सकते हैं हम कैसे, रूट के अंदर सिक्स रूट थ्री, आया ना। तो ये मेरा आंसर आ गया। सवाल बेहद आसान था, लेकिन ऑप्शन थोड़े गंदे थे। करिए दोस्तों, बहुत ही बेकार नहीं, बहुत ही अच्छा सवाल है, करिए। मैं दे रहा हूँ। देखिए यार, दी गई आकृति में 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर भुजा वाले दो वर्ग हैं। कहता जी ये वाला जो वर्ग है, इसकी साइड की लेंथ 8 सेंटीमीटर है। ये वाला जो वर्ग है बाबू, इसकी भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं यार इसकी साइड की लेंथ h है। आप मुझे एक सीधी सीधी साफ सुथरी बात बताओ, मेंस का ही क्वेश्चन है 2018 का,
कि क्या ये दोनों ट्रायंगल, ये छोटी और ये पूरी बड़ी, आपस में सिमिलर होंगी या नहीं होंगी? आप कहेंगे 100% होंगी सर, इसलिए क्योंकि ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, बड़े वाली में और छोटे वाली में। ये एंगल 90 है, ये एंगल 90, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, इसलिए ये कोण और ये कोण भी बराबर होंगे। तो दो ट्रायंगल सिमिलर होगी तो इनकी हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो छोटी ट्रायंगल की साइड लोगे तो 8 है, तो बबुआ मेरे पूरी बड़ी ट्रायंगल की साइड हो गई 20, तो छोटी ट्रायंगल की साइड एच, तो पूरी बड़ी ट्रायंगल की साइड हो गई 20, अरे सॉरी 28, सॉरी 8 और 20 28, 4 5 20, 4 7 28, एच की वैल्यू आएगी जी 40/7, शायद यही आ रहा है, 8 5 40/7। ये मेरे बच्चों एच की वैल्यू आई। अगर एच की वैल्यू 40/7 है तो हमसे पूछ रहा है इसका एरिया, तो हमसे इसका एरिया पूछ रहा है, तो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस हो गया बाबू 8 और हाइट हो गई 40/7, 160/7। ये मेरा आंसर आ गया। कर लिया भाई, करो मेरे बच्चों। थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन है, आप बताना इसका सही सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्या तरीका है इसको जल्दी से सोल्व करने का। मुझे थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन लगा है। देखिए यार मेरे दोस्तों, पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ बहुत अच्छे से, उसके बाद फिर ऑप्शन से खेलना सिखाऊंगा। ध्यान दीजिए मेरी बात पे। अगर इसको इससे मिला देंगे तो ये डायगोनल होगा, हम जानते हैं इस बात को। भैया इसको इससे मिला देंगे तो ये डायगोनल बनेगा, हाँ है ना। इस वाले वर्टेक्स से इस वाले वर्टेक्स को मिला देंगे, डायगोनल होगा पक्का। हम ये भी बात जानते हैं कि स्क्वायर में ये 90 बनाएगा तो ये साइड भी 90 होगी, ये एंगल भी 90 होगा। स्क्वायर की साइड दे रखी भैया 8। अगर वर्क की भुजा 8 सेंटीमीटर है मेरे बच्चों, अगर वर्क की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो एक बात बताओ, पूरे वर्क का क्षेत्रफल 8 का वर्ग 64 होगा। और अगर चारों मतलब दोनों डायगोनल खींच दूंगा तो 4 इक्वल एरिया में बटेगा, मतलब ये वाला जो एरिया है ये 1/4 होगा 64 का, 64 का 1/4 हो गया 16। यानी ये तो तय हुआ कि ये वाला एरिया 16 है। कौन सा, पी, ये राइट एंगल तक, फिर यहाँ घूम के ये एरिया है मेरे बच्चों 16। बाकी की कहानी हमको पता नहीं है, तो ये एरिया 16 है। अब आगे की कहानी को समझते हैं कि भैया इसका एरिया क्या होगा। कह रहा है जी पी क्यू ओ, ये 60 डिग्री है। हम ये भी जानते हैं कि स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं एंगल बाइसेक्टर होते हैं, ये कोण 45 डिग्री होना है, ये कोण भी 45। तो बेटा सोच समझ के बताओ, ये 45 है, ये पूरा 60 है, तो ये कोण कितना बना, 15 डिग्री। कितना बना, 15 डिग्री, मानते हैं। हम इस बात को भी जानते हैं कि अगर स्क्वायर की साइड 8 है, अगर स्क्वायर की साइड 8 है, आपको समझाने के लिए, तो इसके डायगोनल की लेंथ 8√2 होगी। हम ये बात भी जानते हैं कि डायगोनल की लेंथ 8√2 होगी।
और अगर दोनों डायगोनल खींचते हैं तो एक दूसरे को आधे पे काटते हैं, तो ये डायगोनल 4√2 होगा, हाँ है ना। तो इस वाले डायगोनल की लेंथ 4√2 होगी। क्या किसी भैया को दिक्कत है? अब मैं इस ट्रायंगल को अलग से बना लेता हूँ। ये साइड है 4√2, ये कोण है 15 डिग्री। अब मुझे आप ये वाली लेंथ निकाल के बता दीजिए क्या होगी, तो मैं आपको जान लूंगा कि आप अच्छे बच्चे हैं और पढ़ते हैं रोज घर पे। लेकिन तुम तो हरामखोर हो, पढ़ते वढ़ते हो नहीं। अगर कुछ भी नहीं आता है तो आप ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, 10 45 माइनस 10 30 का। 10a-b का क्या फार्मूला होगा? 10a-10b/1 माइनस 10a × 10b। समझ गए? तो इस तरीके से आप निकालोगे तो ये आएगा 10 15 डिग्री की वैल्यू। क्या वैल्यू आनी है मेरे भाई? तो ये वैल्यू आएगी 2 - √3/1। वैसे वैल्यू हम लिखते थे, मैंने जब समझाई थी तो आपको बताई थी √3 - 1/√3+1। अगर मैं इसका हर का परिमेयकरण कर दूं, sin 15 की √3 - 1/2√2, cos 15 √3 - √3+1/2√2, ये सारी वैल्यू याद करने को कह रखी, पढ़नी होगी आपको। मैं हर का परिमेयकरण कर दूं तो ऊपर हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, 3 और 1 4 - 2√3, नीचे आ जाएगा 3 और 1 गया 2, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 - √3 बचेगी, तो मैंने वो डायरेक्ट लिख दिया था। और भाई मेहनत कर लो, मेहनत, वरना जीवन झंडवा फिर भी घमंडवा हो जाएगा। इस साइड की लेंथ मान लेते हैं x, आपको समझाने के। तो आप ये बताइए, 15 के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, साथ वाला बेस हो गया, हाँ है ना। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो 10 15 डिग्री की वैल्यू पूछूं तो क्या होगी? तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, x/4√2। और इत्तेफाक से 10 15 की वैल्यू ये है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे, क्या? 4√2 गुना 2 - √3, हाँ है ना। अब मेरे बच्चों, अगर इतनी बात आप समझ गए हैं और अगर आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई है जिसे हमने x माना है, तो इसका एरिया तो 16 था ही, इसका एरिया हमको और निकालना है ना। तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मानते हैं? तो भैया 16 तो एरिया था ही हमारा, 16 एरिया तो हम ना था ही ना, जमा में इस वाली ट्रायंगल का एरिया और निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा हाफ, बेस हो जाएगा x, x का मतलब ये 2 - √3, और हाइट हो जाएगी भैया 4√2। किसी भैया बहन को यहाँ तक दिक्कत हो तो समझाए, वरना आगे बढ़े। अब क्या किया जाए बाबू? 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8√2 16, तो ये आएगा 16। तो 16 जमा 16 को 2 से करेंगे, 16 दूनी 32√3, ना 32 - 16√3, तो 32 और 16 48 - 16√3, ये मेरा आंसर है। आइदर आई कैन टेक 16 कॉमन, देन आई विल आंसर 3 - √3। ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर। तो बड़े सारे तरीके होंगे इसको करने के, ये भी उनमें से एक तरीका है। हाँ है ना। आइए जी, करो भैया।
देखिए यार, कह रहा ए बी 12 है, ए सी 15 है, ये 12 है, ये 15 है। इसका मतलब ये साइड 9 होगी, इसमें बड़े से बड़ा वर्ग बनाओगे तो यही बनेगा, हाँ या ना दोस्तों। तो कहता है वर्ग का अधिकतम संभव, पहले तो वर्ग की भुजा निकाल लो, तो साइड होगी क्या, परपेंडिकुलर इंटू बेस, 9 गुना 12 बटे परपेंडिकुलर प्लस बेस, 12 9 21, 3 7 21, 3 3 9, तो ये उत्तर आया 36/7। अब बेटा अगर ये है आपकी क्या साइड की लेंथ वर्ग की, तो वर्ग का एरिया क्या होगा, स्क्वायर कर दो, तो 36 का वर्ग बटे 7 का वर्ग 49, तो केवल यही है जिसके बटे 49 है, हाँ है ना। फार्मूला सिखा रखा भाई, करो बाबू इसको। कह रहा जी दी गई आकृति में ए बी ए ई ई एफ एफ जी और जी बी अर्धवृत्त है, ए बी 56 सेंटीमीटर है जी, एंड ए ये सब बराबर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, ए बी 56 है ना, ये इतना ए बी 56, ठीक है। देखो यार मेरे बच्चों, सवाल समझने वाला है। ए बी की लेंथ है बाबू 56, अगर ए बी की लेंथ 56 है तो हर एक पोर्शन की एरिया हो गया 14 14 14 14, मतलब सॉरी इनकी डायमीटर हो गया 14 14 40, और ए बी की लेंथ अगर 56 है तो इसका मतलब इस सर्कल की जो रेडियस है, इस सर्कल की जो रेडियस होगी मेरे बच्चों वो कितनी होगी, 56 का आधा 28। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ना वो है आपकी 28, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है 28।
हाँ है ना। और मान लेते हैं इस वाले सर्कल की रेडियस है आर, मान लेते हैं इस वाले सर्कल की रेडियस है आर। अगर इस सर्कल की रेडियस आर है तो ये बताओ यहां से यहां तक की जो इसके सेंटर तक की लेंथ हो गई, भाई हम जानते हैं ये पूरी लेंथ है 28, 28 में से ये आर हटा दें तो ये वाली जो लेंथ बची ये बनी 28 माइनस आर। हाँ है ना, ये लेंथ कितनी आई जी 28 माइनस आर। किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अब 56 थी, 56 को 4 हिस्सों में बांटेंगे 14 आएगी, 14 को 4 तो हर एक का डायमीटर 14 आ गया तो ये लेंथ आ गई 7। हाँ है ना, ये लेंथ कितनी आ गई 7। ये लेंथ ले लेते हैं, ये लेंथ ले लेते हैं। अब बेटा ये लेंथ है आर, ये लेंथ है 7, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, हमें इसकी लेंथ चाहिए। तो हाइपोटेन्यूस यानी 7 प्लस आर का होल स्क्वायर बराबर होगा 28 माइनस आर का होल स्क्वायर जमा 7 का। और अब मेरे बच्चों इससे आपको सोल्व करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, कोई उपचार यहाँ का नहीं। हाँ है ना। और आपको यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, आर की वैल्यू आने के बाद सर्कल का एरिया आपके सामने आ जाएगा। कर लोगे भाई? कैलकुलेशन है थोड़ी सी, बचा नहीं जा सकता। नेक्स्ट पे आइए, करिए जी इसको। देखो यार दोस्तों, आओ। कह दी गई आकृति में एक वृत्त की त्रिज्या, अच्छा पिछले वाले सवाल में अगर तुम्हें थोड़ा सा शॉर्ट समझना होता तो कैसे करते सवाल को? नहीं, इससे पीछे वाले में हैं, इससे भी पीछे वाले में, इस वाले की कह रहा था मैं। अगर इसका टुकड़ा जानना था कि इसका आंसर ऑप्शन से हम कैसे दे सकते थे तो हम एक बात तो जानते थे बहुत अच्छे से, और वो बात ये थी कि हमें इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। ऑप्शन से अगर क्वेश्चन उड़ाना होता तो हम दिमाग ये दौड़ाते
देखो यार, इसका एरिया है 16, हाँ है ना, और इस पूरे पोर्शन का एरिया है 16। ये 15 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। ये निकाला था हमने, ये 15 है, ये 30 है, क्योंकि ये 60 था ना, ये 45 था, तो ये 45। यानी मैं लगभग अंदाजा ये कह सकता हूँ, मतलब तुक्का मारने वाली सिचुएशन में, कि इसका एरिया 15 है, इसका 30 है, तो पूरी का लगभग जितना एरिया होगा उसका लगभग, मतलब इस पूरी का 16 है तो इधर का भी 16 होगा, तो 16 में लगभग 5 इसका कह देते हैं, बाकी 10-11 हम इसका एरिया कह लेते हैं लगभग अंदाजे में। कोई बुराई तो नहीं इस बात को सोचने में, कोई बुराई। हम इसका एरिया लगभग 5 यूनिट मान लेते हैं, यानी 16 और 5 21, यानी मेरा आंसर 20 के आसपास आना चाहिए। यही बात है बेटा। अब देखिए यार, ये तो 32√3, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। √3 -1 आप जानते हैं √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.7। 1.7 में से एक गया 0.7, तो 48 गुना 0.7 का मतलब बहुत बड़ी वैल्यू बन गई। बहुत बड़ी मतलब 20 से तो बड़ी होगी, क्योंकि 48 का अगर आधा भी करूं तो 24 है, तो आधे से ज़्यादा है, ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ आते हैं, यहाँ बात करते हैं, तो 24 गुना में 0.7, अगर 24 गुना 0.7 करेंगे तो मेरे बच्चों आप देखोगे कि ये वैल्यू बहुत छोटी चली जाएगी, 20-21 से छोटी चली जाएगी। कैसे 20-21 छोटी चलेगी? 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 और 2 16, इसका उत्तर आएगा 16.8, जबकि हमारा इसी का उत्तर 16 है, तो ये 16 और 5 21, 20-21 के आसपास कहीं ना कहीं उत्तर रेंज हमारा सेट होना चाहिए, हाँ है ना। ये भी गलत है। अब आते हैं यहाँ, अब ये देखिए, ये 3 - √3, तो 3 का मतलब 3 और √3 का मतलब 1.7, तो यानी 1.3, यानी मेरा उत्तर जो आएगा 16 गुना 1.3 आएगा। तो 16 एकम 16 तो हो ही गया, 0.3 से करेंगे 48, यानी 4.8, यानी उत्तर आएगा 20.8। तो ऐसे आप तुक्केबाजी करके थोड़ा जल्दी से आंसर तक पहुंच सकते थे, इतना टाइम खराब ना करके। तो बाकी अपनी अपनी इच्छाएं। अब आ जी सवाल, कह रहा दी गई आकृति में, पहले आप पढ़ लीजिए फिर मैं करा देता हूँ। एक वृत्त की त्रिज्या 14√2 सेंटीमीटर है, PQRS एक वर्ग है, तो चार सभी छोटे वर्गों का कुल क्षेत्रफल कितना है, ये हमसे जानना चाहता है। ठीक है भाई, इसकी रेडियस थी 14√2। भाई समझने की कोशिश करना, क्योंकि मेंस का क्वेश्चन है, बहुत टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा अगर आप सही से नहीं समझेंगे। रेडियस 14√2 है, तो एक बात ईमानदारी से बताओ, अगर रेडियस 14√2 है, ये कोई वर्ग है, इसके बाहर मैंने एक सर्कल खींचा, इस सर्कल की रेडियस 14√2 है। अगर इस सर्कल की रेडियस 14√2 है, तो भैया इस सर्कल का डायमीटर होगा डबल 28√2, और ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो ये वाली साइड होगी √2a, तो √2 से √2a की वैल्यू 28 आ गई, हाँ है ना। और a की वैल्यू 28 है। एक सेकंड में, ये फोन बड़े करते हैं लोग, एक सेकंड को ना भाई। आइए दोस्तों, अब अगर आप ध्यान दें, हाँ, तो ये 28√2 होगा, तो √2a यानी वर्ग की भुजा हो गई 28। अगर इस वर्ग की भुजा PQRS की भुजा 28 है, तो ये सेंटर है, तो सेंटर से ये जो लेंथ होगी ये आएगी 14, ये लेंथ होगी 14, हाँ है ना। ये सर्कल की रेडियस थी, ये 14√2। अब देखिए यार, तुक्केबाजी की बात बता रहा हूँ, बाकी श्रद्धा आपकी अपनी है, मर्जी। अगर हम थोड़ा सा तुक्केबाजी करें, तो गौर से देखिए यार, सर्कल के सेंटर से अगर मैं इसको मिलाऊं, तो इसको मैं लगभग रेडियस भी तो मान सकता हूं यार, इसको लगभग रेडियस भी तो मान सकता हूं। आप कैसे मान सकते हैं सर रेडियस? इसलिए कि थोड़ा ही तो गैप है इनके बीच में, जो थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ही तो डिफरेंस है। अदरवाइज तो मैं, भाई फिर से देखो, अगर मैं इसको इससे मिलाऊं
और इसी को मैं थोड़ा यहाँ से मिला के दिखाता हूँ, इससे मिलाऊँ तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, बहुत थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है ना, क्योंकि रेडियस भी 14√2 है तो बहुत बड़ी लेंथ नहीं है। तो अगर मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेके चलूँ, और चूंकि ऑप्शन में बहुत दिन रात का अंतर दे रखा है, और मेरे जैसा स्टूडेंट अगर बैठा होगा तो 14√2 ही मान लेगा इस लेंथ को। अगर ये पूरी लेंथ 14√2 मान लेगा तो ये लेंथ 14 आ गई, ये पूरी लेंथ 14√2 हो गई, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 14√2 है, यहाँ तक की मैं यहीं तक मान लेता हूँ कि ये लगभग 14√2 है, तो ये 14√2 है, ये 14 है, तो ये लेंथ निकल के आ जाएगी कैसे भाई, पूरी है 14√2, उसमें से ये 14 हटा दें तो वैल्यू आ जाएगी, यानी स्क्वायर की साइड की लेंथ आ जाएगी √2 - 1, मतलब ये जो लेंथ है ये √2 - 1 आ जाएगी, यानी इस वर्ग की भुजा √2 - 1। अगर वर्ग की भुजा √2 - 1 है तो वर्ग का एरिया होगा इसका वर्ग, तो 2 रेख 3 - 2√2 आया ना, 3 - 2√2। अगर आप समझ पाए तो, ना समझ पाए तो मार दीजिए गोली। किसके गोली मारोगे, मेरे? नहीं, √2 की वैल्यू होती 1.4, 1.4 में से 1 घटाएंगे तो लगभग 0.4 आया ना, 0.4 का वर्ग हो गया 0.16 हो गया। अरे हाँ है ना, बताओ भाई। अच्छा 14 भी तो था, हाँ सॉरी 14 कॉमन लिया था तो यह है ना, तो इसका वर्ग कर रहे थे। अब आप ऐसे देख लो, 14 का वर्ग 196 आया, गुना में 0.16 आया ना, क्योंकि √2 को 1.4 लेंगे, 1 लेंगे, 0.4 का वर्ग 16, 16 से गुना करोगे तो ऐसे कर लो, 16 छिक के 96, 16 निम्न 16 निम्न होता है कितना रे, 100, 16 निम्न कितना होता है 144, 144 और 9 153, क्लियर है भाई। 15 16 कम 16 और 15 31, तो उत्तर आया 31.36। अब जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसका एरिया होगा, उतना ही इसका एरिया होगा, उतना ही इसका, गुना 4 कर देंगे तो उत्तर आएगा मेरा 4 छिक 24, 4 तिये 12 और 2 14, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिये 12, यानी लगभग मेरा आंसर आएगा 125.44। एक बार इतनी बात समझे, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको कहानी दोबारा से। करो भाई, एक बार फिर से देखो, ध्यान लगाओ। अब देखिए यार, अगर आप इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं, जरा ध्यान दीजिए। समझ गए, तो ये 125.44 हमारा आंसर है, क्योंकि ये 67 62 था, डी मेरा आंसर 156 था, तो ये 156 के आसपास भी नहीं था, 62 भी नहीं था, हमारा 125.44 ये आया था, वही हमारा आंसर है 31.36। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन सोल्व करना था तो कैसे करते? तो एग्जैक्ट करने का तरीका ये होता कि ये सेंटर है, सेंटर से ये जो लेंथ है ये 14√2 है, जरूरत नहीं है यार। ये बताओ, ये सेंटर है, ये मैंने लेंथ बताई कितनी थी 14, क्योंकि ये पूरी लेंथ 28 थी, तो ये यहाँ से यहाँ तक की 14 थी, और स्क्वायर की साइड में मान लेता हूँ x, स्क्वायर की मैं साइड मान लेता हूँ x, क्लियर है। अब मैं नीचे नहीं गया, ये गैप छोड़ दिया, अब इस वाले वर्ग की भुजा मैंने x मान ली, तो ये लेंथ भी x होगी, तो इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी x/2 होगी,
x/2 होगी, हाँ है ना। और सर्कल के किसी भी पार्ट से, सर्कल के किसी भी पार्ट से सेंटर की जो दूरी है, ये सर्कल का सेंटर है, यहां से सेंटर की जो दूरी कहलाएगी, ये मेरे बच्चों कहलाएगी सर्कल की रेडियस। तो ये है भैया 14√2। अब यहां से आपकी पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। कैसे कि भाई ये साइड हो गई 14 + x का होल स्क्वायर, ये हो गई x/2 का स्क्वायर, तो x²/4 इक्वल टू आया 14√2 का स्क्वायर। यहां से मेरे बच्चों सोल्व करके आपको x की वैल्यू मिलेगी, फिर जो x की वैल्यू मिली वो स्क्वायर की साइड मिल गई, उसके बाद आप उसे सोल्व करेंगे, एरिया आ जाएगा, फिर 4 से गुना कर देंगे, क्योंकि जितना एरिया इसका उतना ही इसका, उतना ही मेरे बच्चों इसका, उतना ही इसका, तो इंटू 4 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे? करो जी। करिए दोस्तों। देखिए यार, थोड़ा विचित्र सवाल है, पता नहीं क्यों दिया एसएससी ने, लेकिन दिया है तो भैया अब उड़ाएंगे सवाल को। कहता है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 8 और 6 है, इसके चारों कोनों को इस तरह से काटा गया कि मिलने वाली आकृति एक सम अष्टभुज है, अष्टभुज की भुजा ज्ञात करें। इससे पहले सवाल आते थे मेरे बच्चे किसके, स्क्वायर के, लेकिन इस बार पहली बार रेक्टेंगल का सवाल फेंक दिया कि रेक्टेंगल के कोने काटे। तो जरा ध्यान दे, ये रेक्टेंगल है, पता ही बड़ा बन जाता। देखिए यार, एक बात समझिएगा कि अगर आप रेक्टेंगल के कोने काटेंगे तो ये बात तय रही कि वो एक समषष्टभुज नहीं बनेगी, रेगुलर हेक्सागन नहीं बनेगी जिसकी सारी साइडें आपस में मतलब वो सॉरी, एक रेगुलर हेक्सागन नहीं बनेगी, मैं ये कह सकता हूँ, जिसका हर एक एक्सटर्नल एंगल इक्वल हो, हर एक इंटरनल एंगल इक्वल हो, ऐसा सीन नहीं बन पाएगा अगर हम समषष्टभुज बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो। अष्टभुज तो नहीं थी कहीं सवाल में, ऑक्टागन तो नहीं थी, अष्टभुज बना रहे, हराम खोर है इस सवाल में। देखो जी, अब तो ये अष्टभुज बना रहे हैं, ये तो और गड़बड़ पैदा कराएंगे हमसे, नाश पिटवाएंगे सवाल का। रुक, अब देखिए, सवाल में कह रहा है कि भैया इसकी एक साइड है 8 सेंटीमीटर, दूसरी साइड है 6 सेंटीमीटर, कह रहा है जी इसके कोनों को काटा गया।
यहाँ से यहाँ एक सम अष्टभुज बनी जी, है ना। अब मेरे बच्चों ध्यान देना जरा, ये साइड मान लो जी x और ये साइड मान लो y। ये साइड भाई x मान लो, ये y मान लो, ये x मान लो, ये y मान लो, क्योंकि ये अगर स्क्वायर में कटता तब तो ये कोने बराबर आते, हाँ है ना। ये काट दिया इन्होंने हरामखोरों ने रेक्टेंगल में, तो ये इस तरह से कटेगा, ये y तो ये x। अब दिमाग दौड़ाना कैसे कटे बात बनेगी। अब थोड़ा दिमाग दौड़ाओ तो आपको संबंध पता चलेगा, ये y ये y, तो ये पूरी लेंथ क्या है, तो आप कहेंगे जी ये पूरी लेंथ है हमारी 6। तो अगर ये पूरी लेंथ 6 है तो ये लेंथ आ जाएगी 6 माइनस 2y, क्योंकि ये और ये, भाई ये पूरी 6 है, ये y है, y है, तो ये 6 माइनस 2y। ऐसे अगर दिमाग दौड़ाओ तो ये 8 है, ये x है, तो ये कितनी आएगी 8 माइनस 2x, है ना। करो जी, अब दिमाग आगे दौड़ाओ, फिर मैं कराता हूँ। देखो मेरे बच्चों, बड़ा खतरनाक सिनेरियो बैठेगा अभी इसमें। इन ये बैठेगा कि यार ये कैसे संभव है कि ये 8 माइनस 2x भी साइड हो जाए और 6 माइनस 2y भी साइड हो जाए। ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि साइडों की लेंथ तो हमेशा बराबर होगी ऑक्टागन की। इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी, तो मतलब 6 माइनस 2y बराबर होगा 8 माइनस 2x। 8 माइनस 2x, तो 2x इधर लाओगे, माइनस 2y, 8 में से 6 गया 2, तो x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 1। यानी x और y के बीच का जो डिफरेंस है वो 1। अब हम ये बात भी जानते हैं कि अगर x और y के बीच का डिफरेंस 1 है मेरे भैया, तो इस साइड की लेंथ अगर हम निकालें तो सबको y के रेस्पेक्ट में रख देते हैं। ये लेंथ 6 माइनस 2y मान लेते हैं, है ना। तो ये राइट एंगल बनेगी, तो इसका वर्ग जमा इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग होगा, है ना। तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र बराबर 6 माइनस 2y का। अब लफड़ा ये है कि दिमाग खराब हो जाएगा सोल्व करते करते सवाल को। x माइनस वाई 1 है, तो या तो y को x की टर्म में रख लो या x को y की टर्म में। तो x को y की टर्म में रख लो ताकि यहाँ रखना पड़े, बाकी सारा y है। तो x की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस वाई, तो इस x की जगह 1 प्लस वाई रख देंगे और अब सोल्व करेंगे। तो ए स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2y, ये तो ये बना, प्लस में ये वाई स्क्र। यहाँ करेंगे तो 36 जमा 4y स्क्र माइनस 2 दूनी 4 छिक 24y। तेरी के बच गया, आ जाइए आगे। अब कैसे सोल्व करें, देखो वाई स्क्र उधर जाएगा माइनस का, तो 4y में से y गया 2y स्क्र, है ना। यहाँ 2y उधर जाएगा माइनस का, तो 24 और 2 26y, और भैया यहाँ प्लस 1 है, उधर जाएगा माइनस का, तो 36 में 1 गया 35।
बराबर आएगा दोस्त 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी मेरे भाई। यहां से हमें निकालना होगा y। क्या निकालना होगा? y। हाँ है ना? यहां से हमें निकालना होगा y। समझ रहे हो मेरी बात को? यहां से निकालना होगा y। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब सोल्व करो। कैसे सोल्व करें जी? महाभारत हो जाएगा इसको सोल्व करना। चलो समझो। ठीक है भाई, कैलकुलेशन में तो कोई मिस्टेक नहीं है। अब जरा ध्यान दो। तो भैया y की वैल्यू क्या होनी है? माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस 26। फिर आना प्लस माइनस बी स्क्वेयर। तो 26 का वर्ग कितना होता है? 676। -4, ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 35 है। अपॉन में होना है 2a, ए की वैल्यू 2। देखो यार, 26 तो यहाँ एज इट इज हो गया। समझते हैं ना बात को? अब देखो यार, प्लस माइनस के मारो गोली। 676 में से 35 दूनी 70, चौक 7 चौक 28, 280। 16 में 8 गया ना, 6 आया। और भैया 17 में से 8 गया, 9 आया। और 6 5 में 2 गया, 3। 396 आया। 396 का कोई वर्गमूल निकलता है? नहीं, किसी का वर्गमूल नहीं आता। अब 396 के अगर हम फैक्टर करने चलें तो ये होगा 16 दूनी 32। नहीं बनेगा। 396 के टुकड़े करने पड़ेंगे इस तरह से। 4 से जा रहा होगा। तो देखो, 4 4 से करेंगे, 4 8 4 नीम 36 आए ना भाई। 3 4 नीम 36, 99 आया। 4 नीम 36, 4 नीम 36, 99। इसको भी 4 गुना 9 गुना 11 करेंगे तो आप देखेंगे वर्गमूल निकालेंगे तो 9 का 3 आएगा, 4 का 2 आएगा। 3 दूनी 6√11 लिखा जा सकता है इसको। और बटे आएगा 2 गुना 2। पूरे में से अगर मैं 2 कॉमन ले दूंगा तो यहाँ आएगा 13 प्लस माइनस 3√11 बटे 2। आए ना? 13 प्लस माइनस 3√11 बटे 2। यानी यहाँ से y की दो वैल्यू निकल के आई, एक प्लस की और एक माइनस की। दो वैल्यू निकल के आई यहाँ पे, और दोनों ही यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी। अब हमें निकालना है इसकी साइड। तो साइड की लेंथ है 6 माइनस 2y। 6 माइनस 2y, तो 6 आए ना? तो 6 माइनस 2y। 2y मतलब इसे 2 से गुना करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और ये बचेगा। अगर मैं प्लस का ले लेता हूँ तो 13 माइनस 3√11। तो 13 में से 6 गया, 7 माइनस 7 माइनस 3√11। ये मेरा आंसर आ सकता है। क्लियर है जी? या फिर इसका तरीका ये है, यही ना, 6 माइनस 2y। y की वैल्यू थी तो 2 एक कट गया, एक 2 ये आ गया। ठीक है। या फिर अगर हम इसको माइनस की जगह प्लस ले लें तो ये प्लस हो जाएगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा ये वाला। क्या? कि 3√11 एज इट इज। भाई अगर यहाँ माइनस ले लेते हैं तो 6 से करेंगे, क्योंकि माइनस सारा ही माइनस आ गया हो तो संभव ही नहीं है ना। साइड की लेंथ माइनस तो आ नहीं सकती, प्लस में होगी। इसलिए मैं माइनस लूंगा। अगर माइनस लूंगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस। तो 3√11 प्लस का 13 में से 6 गया, 7 ही मेरा आंसर आ गया। और यही मेरे बच्चों पहला मेरा आंसर है। 3√11 माइनस 7, यही मेरा आंसर है। ये मेरे भाइयों एक्चुअल क्वेश्चन है और ये सच में बड़ा लेंदी है अगर आपको इस तरीके से करेंगे तो। ये इसका डिटेल तरीका है इस तरह के प्रोसेस करने का। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि पेपर में इस क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, वो भी मैं समझाता हूँ। पहले आप एक बार इतनी बात को समझ लें, अच्छे से मान लें इस बात को, फिर ऑप्शन से खेलना सिखाऊंगा इस सवाल में।
अब इस सवाल पे आते हैं, पेपर में कैसे किया जाए इस क्वेश्चन। देखो यार, हर सवाल करना ज़रूरी नहीं है, आपको बस दिमाग दौड़ाना ज़रूरी है हर सवाल के लिए। देखिए यार दोस्तों, कैसे सवाल उठाया। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए थे, कैसे रेक्टेंगल है, तो इसमें अगर हम ऑक्टागन बनाएंगे तो इस तरह ऑक्टागन बनेगी, ऐसे ऑक्टागन बने। यानी ये साइड 6 है, तो 6 में ये हिस्सा कट गया, ये हिस्सा कट गया, कटने के बाद यही तो ऑक्टागन की साइड आएगी, है ना। यानी मेरा जो उत्तर आएगा वो 6 से बहुत कम आना है। अब मुझे देखना कौन सा ऑप्शन मेरी डिमांड को पूरा कर रहा है। ये बताओ मेरे बच्चों, बाकियों पे सिखाता हूँ, रूट 7 की वैल्यू क्या होगी। आप कहेंगे सर रूट 7 को आप यूं करो, रूट 7 की जगह रूट 9 ले लो। रूट 7 की जगह मेरे बच्चों क्या ले लो, 9 ले लो। रूट 7 की जगह अगर आप रूट 9 भी ले लें तो 9 का वर्गमूल 3, 3 चौक 12, 12 में से 11 गया 1। ये तो बेहद ही निहायती क्वेश्चन, बेकार क्वेश्चन हो गया, हाँ है ना। आप जानते हैं कि एक तो किसी भी हाल में नहीं होना, दूसरी एक और भी चीज़ है, एक को भी मारो गोली। एक कहानी और भी है क्या, कि रूट 7 की जो वैल्यू है ना, वो लगभग क्या होती है हम निकालना जानते हैं। भाई रूट 4 आ गया इससे छोटा, और इसका रूट 9 हो गया, तो 4 और 7 का डिफरेंस भले 4 और 3 और 4 और 9 का 5, यानी 2.6 होनी है। अगर मैं 2.6 को 4 से गुना भी कर दूं तो भी मेरी वैल्यू 11 से छोटी आएगी, यानी उत्तर नेगेटिव आएगा। ये संभव ही नहीं है, ये आंसर हो ही नहीं सकता था मेरा। मैंने तो आपको 9 ले दिया, यानी 12 ले, 3 भी ले लें इसकी जगह, यानी 9 लेते हैं, 9 का वर्गमूल 3 चौक 12 में 11 गया, तब भी मेरा उत्तर 1 आ रहा है, जबकि ये तो वैल्यू 9 से बहुत छोटी है, यानी आंसर नेगेटिव आना है। यहाँ जी मेरे दोस्तों, अनपढ़ की तरह समझ के बता दोगे कि जब 4 रूट 7 ही 11 से बड़ा है तो 5 रूट 13 तो 8 से बहुत बड़ा होगा, हाँ है ना। बात समझ रही है कि नहीं। तो अब सॉरी मैं गलत बोल गया, इसको पहले समझाता हूँ। रूट 13 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है बताओ भाई। आप कहोगे सर रूट 13 जो है मेरा रूट 16 के आसपास बैठता है ना। रूट 16 की वैल्यू कितनी है सर, तो रूट 16 की वैल्यू हुई 4, तो 4 5 20 में से 8 गया, मेरा उत्तर आएगा लग 12, जबकि ये साइड की ही लेंथ 6 है, तो ये उत्तर तो 6 से बहुत छोटा आना, हाँ है ना भाई। ये पूरी लेंथ 6 है तो ये तो 6 से छोटा आएगा, ये संभव ही नहीं है। यहाँ आ जाओ, 6 रूट 11 मान लिया जी, रूट 11 किसके पास है, 9 के आसपास लगा लो। अगर 9 के आसपास भी लगाऊं तो 9 का वर्गमूल 3, 3 छिंग 18, 18 में से 9 गया 9, जबकि ये 9 से बड़ा है, यानी उत्तर मेरा 9 से बड़ा आएगा, जबकि तो ये साइड की पूरी की ही लेंथ 6 है, तो ये तो उससे छोटा आएगा, है ना। तो केवल और केवल मेरे बच्चों एक ही ऑप्शन ऐसा था जो आपको सेटिस्फाई कर सकता था, बाकी सारे के सारे ऑप्शन ऐसे थे जो आपके आंसर को दूर दूर तक भी टच नहीं करते। अगर आप यहाँ पे 9 भी लेते हैं, मतलब 9 से बड़ा है 2, तो यानी लगभग इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3.4 के आसपास वैल्यू आएगी। 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी 10.2 के आसपास उत्तर आया। 10.2 में से 7 का उत्तर 3.2 आया, जो कि जस्टिफाई करता है कि इसका 3.2 हो सकता है, क्योंकि पूरी 6 है, उसमें से ये कोना कट गया, ये कोना कट गया, तो 3.2 मेरा उत्तर आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है किसी भाई को। क्या किसी भैया को कोई यहाँ तक कोई आपत्ति है, किसी तरीके की कोई समस्या है? नहीं, आगे बढ़िए, बताइए। देखो यार दोस्तों, समझो भाई मैं इसको इससे मिला दूं, मारो गोली। सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि जी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए बी सी डी एक सम अष्टभुज है, ए बी सी डी ई एफ एक सम अष्टभुज है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। ए पी एफ क्यू ए बी डी सी आर डी ई एस, ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी ये भी इक्विलेटरल है, ये भी इक्विलेटरल है, ये भी इक्विलेटरल है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हाँ है ना। तो जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया बताना है मेरे बच्चों। अगर ये सारे
इक्विलेटरल है, यानी ये साइड भी 6 है, 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 तो गौर से देखोगे ये रुम्बस बनेगा, हाँ है ना। तो ये लेंथ भी कितनी आ जाएगी, 6 ही आएगी। आप कहें 6 कैसे आएगी, इसलिए 6 आएगी मेरे दोस्तों, क्योंकि सवाल ने कहा है कि ये एक हेक्सागन है, ये वाली जहां मेरा पेन चल रहा है ये एक हेक्सागन है, ये एक हेक्सागन है, और हेक्सागन का ये सेंटर, और सेंटर से हर एक वर्टेक्स की लेंथ बराबर होनी है, तो ये लेंथ भी बराबर होगी, मतलब ये भी इक्विलेटरल होगी, ये भी, 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 यानी ये सारी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी, और हर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 6 बनेगी क्योंकि हेक्सागन की साइड 6। तो कितनी इक्विलेटरल ट्रायंगल है साइडेड पोर्शन में, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया √3/4 ए स्क्वायर, यानी 6 का वर्ग, तो 8 का कितना गुना 8, दैट इज योर आंसर, दैट इज माय डियर स्टूडेंट योर आंसर। करिए भाई। देखिए यार, कई तरीकों से आप सवाल को उठा सकते हैं। मैं चाहूँ तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल ले लूँ, 14 का वर्ग 196 आया भाई, पूरे सर्कल का इतना इसका स्क्वायर का एरिया आ गया। अब मैं इस सेमी सर्कल के एरिया निकालूं तो भैया साइड 14 है तो इसकी रेडियस 7 आ गई। अब आप जानते हैं, मैंने बता रखा है कि अगर साइड 7 हो तो सर्कल का एरिया कितना आता है, 154, 154 का आधा करेंगे तो 77, यानी सेमी सर्कल के एरिया आ गया मेरे दोस्त 77। मानते हो कि नहीं मानते, सेमी सर्कल के एरिया आ गया 77। अरे गधो, हाँ है ना, निकालो ना, हाफ इंटू पाई आर स्क्वेयर, हाफ इंटू पाई आर स्क्वेयर, 22/7 आर यानी 7, 7 गुना 7 भाई, ये 14 है पूरा डायमीटर, तो रेडियस 7 आएगी, तो 22 2 11 11 7 77, ये बातें बताई थी आपको पिछली क्लास में। अब इस स्क्वायर का एरिया निकालना है। अब हम जानते हैं कि यार ये पूरी लेंथ 14 है तो ये लेंथ कितनी आएगी 7, ये लेंथ कितनी आएगी 7, और अगर इस स्क्वायर की साइड, अगर इस स्क्वायर की साइड ए है तो डायगोनल की लेंथ √2a होगी, तो √2a जो है वो आपका है 7, तो a की वैल्यू क्या आएगी 7/√2, और ये वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है साइड का स्क्वायर, तो 49/4, 49/4 का मतलब बना 12.25, तो ये एरिया आ गया 12.25, तो 77 जमा 12.25 जोड़ोगे तो 7 2 9 7 1 8, 89.25, तो भाई 196 में से 89.25 घटा देना, दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर, आए ना। किसी भैया को कोई दिक्कत है जी यहाँ तक, यही आ रहा है ना। अरे रे 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 रे, गलती कर दिए हैं हम, क्या गलती कर दिए, 7/√2 का वर्ग 7/2 होगा, √2 का वर्ग 2 होता है, और जब आप इस पे जाओगे तो यहाँ आ जाएगा 24 दूनी 48, तो 24.5, सॉरी, तो ये 24 पॉइंट जोड़ना होगा, समझ गए। तो 24 पॉइंट जोड़ के 77 जमा 24 पॉइंट जोड़ देना, लिख देते हैं भाई 77 जमा 24.5, तो 5 7 4 11, 7 2 9 1 10, 101.5, 101.5, ये मेरा आंसर है। किसी भैया को कोई दिक्कत है जी यहाँ तक, नहीं, ये इसका आंसर है। देखिए बहुत सारे तरीके मैं स्क्वायर को ऐसे भी बता सकता हूँ कि यार ये बताओ ये जो स्क्वायर है ये कितना बनेगा, ये भी एक स्क्वायर बनेगा 7 सेंटीमीटर साइड का, तो इसका जितना एरिया होगा उसका आधा है इसका एरिया, 7 का और 49 49 का आधा इसका एरिया आएगा। भाई आपने ये बात तो सीखी हुई है ना कि अगर ये स्क्वायर है और इस स्क्वायर का एरिया 2 है, और अगर मैं इसके साइडों के मिड पॉइंट को मिला दूँ तो इसका एरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे जी इसका आधा होना है, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, यानी जितना इसका एरिया होगा उसका आधा। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है कि ये लेंथ 7 थी, ये लेंथ 7 थी, तो मैं यहाँ एक वर्ग बना देता हूँ आपको समझाने के लिए। तो ये 7 7 यानी एक वर्ग बन गया, इसकी साइड की लेंथ होगी 7, तो इसका एरिया होगा 49, तो ये इसके मिड पॉइंट को लेके बन रहा है, तो 49 का आधा हो गया 49/2 यानी 24.5। जितना फास्ट आप कर सकते हैं ये आप पे डिपेंड है। कह रहा है सर्कल का एरिया दे रखा है, सरकमफ्रेंस फार्मूला लगा लेंगे, पाई आर स्क्वायर इतना, तो 2πr की वैल्यू कितनी। कहते हैं सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज दिस, व्हाट इज द एरिया इन ऑफ द सर, निकाल लेंगे। ऐसे कह रहा है जी, इसके अंदर सर्कल घुमा हुआ है, आसान कर लेंगे। लंबाई निकाले जिसका केंद्रीय कोण 90 और वृत्त की त्रिज्या इतनी, ये भी आसानी से निकाल लेंगे, यानी चाप की लंबाई पूछ रहा है।
कहता जी ये एक सेक्टर है, इसकी ये एंगल 90, आर्क की लेंथ आपको निकालनी है, रेडियस 3.5। ठीक है भाई, टाइम हो गया। चलिए मेरे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कल मिलेंगे। थैंक यू यार आप सबको।